तो को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आमतौर पे अगर कोई क्राइम हो, कोई मर्डर हो, तो सबसे आसान चीज़ और सबसे मुश्किल चीज़, अगर इन दोनों चीज़ की बात करें तो एक ही चीज़ है और वो है जिसका कत्ल हुआ उसकी पहचान करना। कभी कभार ये चीज़ इतनी आसान होती है कि कुछ शिनाख्त करनी ही नहीं पड़ती। लाश मिलती है, उसके बाद उनके पास कोई कंप्लेन आ जाती है, फ़ौरन कोई पहुंच के बता देता है कि ये लाश मेरे घर की है या फिर मेरे किसी अपने की है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो लाश मिलती है उस लाश की हालत इतनी बुरी हो, या फिर ऐसा कहें कि वो अपने घर से इतनी दूर मिले कि घर वालों तक वो खबर पहुंचे ही ना, तो फिर लाश की शिनाख्त कैसे हो? या फिर घर वालों को पता ही ना हो कि उनके घर का कोई गायब हो, तो अगर भूले बिसरे उनके फ़ोन पे कोई ऐसी तस्वीर आए भी तो पहचानने से ही इनकार कर दें, क्योंकि जो इंसान का दिल है वो मानता ही नहीं कि ये जो लाश होगी वो उनके घर की किसी की होगी, क्योंकि आमतौर पर शक्ल बदल जाती है और मर्डर में तो अक्सर बदल जाती है। तो आज की कहानी में एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री और ऐसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का नायाब नमूना आपको देखने को मिलेगा, जिसे जब आप देखेंगे, जब आप जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये फ़क्र होगा कि अगर हमारे हिंदुस्तान की पुलिस वास्तव में काम करना चाहे, ना करे वो अलग बात है, लेकिन अगर अपने पे आ जाए और काम करना चाहे तो शायद कोई भी ऐसी मर्डर मिस्ट्री नहीं है जिसे वो सुलझा ना सके। लेकिन हाँ, शर्त तो वही है कि वो अपने पे आ जाए। तो आज की कहानी एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री की है जहाँ पे कत्ल कहीं और होता है, लाश कहीं और मिलती है। मामला दो राज्यों के बीच का था, फिर भी पुलिस वाले एक छोटी सी घड़ी की सुई को आधार बनाते हैं और कातिल तक पहुँच जाते हैं। तो पूरी कहानी क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूँ। इस कहानी के साथ शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक जगह लगती है गोपालगंज, और इसी गोपालगंज में एक गांव है सलेहपुर गांव। और आज की कहानी ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी है, ये कहानी इसी साल 2024 के इसी फरवरी महीने की है। दरअसल इसी सलेहपुर गांव में सुबह सुबह एक लाश मिलती है गेहूं के खेत में। अब जैसे ही लाश मिली, पूरे गांव में खबर फैली। गांव के जो सरपंच थे उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पे जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद देखती है कि एक 21 से 22 साल की लड़की मरी पड़ी हुई है। लड़की के चेहरे पे बुरी तरह चोट के निशान है, और चोट के निशान ऐसे कि पहचानना भी नामुमकिन। शायद किसी धारदार हथियार से चेहरे पे वार किया गया या फिर किसी ने गोली मारी है। देखने से कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, जो चेहरा था बुरी तरह फट गया था। अब एक ऐसी लाश की जब खबर पुलिस वालों को मिली और उन्होंने उस लाश को देखा, उसके बाद अपने कब्जे में लिया, तो देखते ही समझ गए कि ये जो मामला है कत्ल का है और जो कातिल है उसने बहुत बुरी तरह कत्ल किया। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के सामने आई। पहला, जो पुलिस वालों के मन में डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की के साथ पहले रेप किया गया फिर मर्डर किया गया, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मामला और कठिन हो जाएगा। दूसरा, कि कहीं ये मामला किसी घर परिवार की आपसी रंजिश का तो नहीं, किसी प्रेम प्रसंग का तो नहीं। बहरहाल जब ये दोनों चीज़ें निकल के सामने आती हैं, तो पहला सवाल जो पुलिस वाले सोचते हैं और जो इस सवाल के पीछे सबसे पहले पुलिस वालों को भागना था, वो यही था कि आखिर ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है, और क्या इसकी कोई कंप्लेन कहीं दर्ज हुई है। लिहाजा पुलिस वाले इधर बॉडी कब्जे में लेते हैं, लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। लाश के पास आसपास के इलाके में तलाश करते हैं कि कोई चीज़ मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए, कोई कातिल गलती किया हो तो वो पकड़ लें। लेकिन पुलिस वाले पूरे उस क्राइम सीन को बाकायदा चेक करते हैं, लेकिन ना ही कोई सबूत मिला, ना ही कोई सुराग मिला। जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। जब कहीं से कुछ मिला नहीं, तो फिर पुलिस वालों ने लोकल लोगों का सहारा लिया। उन्होंने लोकल लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं, कि ये लड़की कौन है। आसपास के तमाम लोगों से जब पूछताछ हुई, तो पुलिस वालों को एक उम्मीद थी कि अगर लड़की किसी के घर की, किसी के गांव की गायब होगी और लाश मिली है तो आसपास की ही कहीं की लड़की रही होगी, तो शिनाख्त हो जाएगी, बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। लेकिन हैरान तब हो गई पुलिस जब पुलिस वाले तमाम लोगों से, आसपास के इलाकों के प्रधान से, उनके क्षेत्र पंचायत सदस्यों से पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन ना ही कहीं किसी के गायब होने की कोई सूचना मिली, ना ही कहीं से कोई ऐसी इनपुट मिली कि कोई लड़की ऐसी है जो अब दिखाई नहीं दे रही। यानी आसपास के कहीं ऐसे कोई मामले की सुगबुगाहट ही नहीं थी। अब लगभग 2 दिन गुजर चुके थे, पुलिस वालों के हाथ अभी तक खाली थे। पुलिस वालों ने सोचा कि काम करते हैं,
जितनी मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई हैं उनको खंगाल लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। पुलिस वालों ने यह भी हथकंडा अपनाया, लेकिन यहाँ से भी कुछ जानकारी नहीं मिली। उन्होंने आसपास के ज़िलों में भी इत्तला किया। गोपालगंज में ये लाश मिली थी, गोपालगंज के सलेहपुर गांव में। उन्होंने आसपास के तमाम ज़िलों में इत्तला कर दिया कि हो सकता है कि अगल बगल का कहीं मामला हो, किसी ने बॉडी ठिकाने लगा दी हो। इधर जब आसपास के ज़िलों में इत्तला किया गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई जानकारी मिले, लेकिन 3 दिन गुजर गए। ना ही कहीं कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी, ना ही किसी के घर की कोई ऐसी लड़की गायब थी, ना ही कोई शिनाख्त हुई, ना ही कोई सबूत मिला, ना ही किसी के पास कोई जानकारी। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्लियर कहा गया कि इस लड़की को बुरी तरीके से पीटा गया है और सटा के गोली मारी गई है, यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इधर कहीं कोई कंप्लेन नहीं, तो 2 चीज़ें उन्हें पता चली। पहला कि जिसने भी गोली मारी है वो लड़की का बेहद करीबी रहा होगा, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारने का मतलब इस लड़की को पहले बुलाया गया होगा, किसी सुनसान जगह पे लेके जाया गया होगा, वहाँ गोली मारी गई होगी। और तीसरा, चूँकि आसपास के किसी भी थाने में कोई कंप्लेन नहीं दर्ज है, तो जाहिर सी बात है ये लड़की ना इस थाने की है जो मोहम्मदपुर थाना लगता था, ना ही गोपालगंज के किसी गांव या फिर किसी कस्बे की है, और ना ही आसपास के किसी ज़िले की है। क्योंकि 4 दिनों में अब तक खबर फैल गई होती, क्योंकि गोली मारी है तो जाहिर सी बात है किसी के घर की लड़की रही होगी, उन्होंने कंप्लेन की होगी। तो जब पुलिस वालों को यकीन हो गया कि इस लाश के जो मालिक होंगे, यानी जो भी परिवार वाले होंगे, वो थाने तक नहीं आने वाले, क्योंकि उन्हें शायद खबर ही नहीं होगी कि लड़की इस जगह पे है या फिर उसकी लाश इस जगह पे है। यानी अब पुलिस वालों को ही परिवार वालों तक पहुंचना था। लेकिन पहुंचे कैसे? ना कोई सबूत है, ना कोई आधार कार्ड मिला, ना कोई मोबाइल फ़ोन मिला, ना ही कोई ऐसी चीज़ मिली। तो फिर आखिर ढूंढें कैसे या फिर करें क्या? तमाम जगह इत्तला कर दिया, कहीं से कोई जानकारी नहीं, आसपास के इलाकों में खबर भिजवा दी, कोई सूचना नहीं, आसपास के थानों की खाक छान ली, वहाँ कुछ पता नहीं, करें क्या? पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। जब कहीं से कुछ नहीं मिला, तब पुलिस वालों ने सोचा कि काम करते हैं, एक बार जो चीज़ें हैं लड़की के पास मिली उनको खंगाल लेते हैं। ज़्यादा कोई चीज़ मिली नहीं थी। जो कपड़े लड़की ने पहन रखे थे महज वो कपड़े थे, ना कोई मोबाइल फ़ोन था, ना कोई पर्स था, ना कोई डॉक्यूमेंट था। हाँ, एक चीज़ थी, लड़की के हाथ में एक स्मार्ट वॉच बंधी हुई थी, जो आजकल एक ट्रेंड है, स्मार्ट वॉच। अब इत्तेफाक देखिए कि ये जो स्मार्ट वॉच थी, ये स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच थी, यानी एक ऐसी घड़ी जिसमें ब्लूटूथ का सिस्टम हो और मोबाइल फ़ोन पे अगर कोई कॉल आए तो घड़ी में भी दिख जाता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप ब्लूटूथ के माध्यम से उस फ़ोन से कनेक्टेड हो, और ऐसा तभी होगा जब फ़ोन आपके आसपास हो। अब लड़की के आसपास कोई फ़ोन मिला नहीं तो फिर कनेक्शन दिखा नहीं। अब जब कनेक्शन दिखा नहीं तो जाहिर सी बात है जो स्मार्ट वॉच है वो एक नॉर्मल वॉच है, बस डिजिटल फॉर्म में टाइम दिखाएगा। 3 दिन गुजर चुके थे तो फ़ोन जो स्मार्ट वॉच थी वो भी स्विच ऑफ हो गई थी। लिहाजा पुलिस वाले पहले तो उस घड़ी को चार्ज करवाते हैं। घड़ी को चार्ज करवाया, चार्ज करवाने के बाद चूँकि अब कोई फ़ोन तो था नहीं, तो किसी से कनेक्टेड भी नहीं था, तो कोई नंबर वगैरह तो मिला नहीं। लेकिन एक चीज़ हुई, दरअसल उस घड़ी की जब पड़ताल बारीकी से की जाती है तो कोई कॉल हिस्ट्री तो नहीं दिखी, लेकिन उस पर जो नोटिफिकेशंस आए थे पहले के प्रीवियस नोटिफिकेशन वो मौजूद थे। पुलिस वालों ने अब एक एक करके उन नोटिफिकेशंस को पढ़ना शुरू किया। कोई कंपनी का मैसेज, कोई डेटा ख़त्म होने का मैसेज, ये तमाम चीज़ें करते कराते एक मिस कॉल की सूचना उसमें मिलती है। यानी पहली बार एक नंबर था जिससे कुछ बात बन सकती थी। पुलिस वालों ने फ़ौरन उस नंबर को चेक किया, उसकी डिटेल निकाली, तो पता चला ये नंबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक गांव लगता है बड़ेरी गांव, वहाँ के रहने वाले उमई यादव का है। अब पुलिस वाले उमई यादव को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं। साथ ही कदकाठी और ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने बताई तो वो शख्स कहता है कि अरे साहब ये तो मेरी बेटी है और लगभग 10 दिनों से गायब है। अब ये सूचना जब पुलिस वाले सुनते हैं फ़ौरन एक तरह से खुश होते हैं कि चलो लड़की की शिनाख्त हो गई। लेकिन फिर सवाल यही कि लड़की जो है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली, बॉडी जो मिली वो बिहार के गोपालगंज में मिली, तो दोनों में क्या कनेक्शन है। फ़ौरन पुलिस वाले उस लड़की के माँ बाप को बुलाते हैं
बुलाने के बाद फिर उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या गोपालगंज में किसी को जानती है या फिर कोई और बात है। तो जो फादर थे उस बच्ची के, उस लड़की के, वो बेचारे पैरालाइज थे, उठ बैठ नहीं सकते थे। फिर भी उनकी बेटी का मामला था, बेचारे जैसे तैसे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर पुलिस वाले उनको हिम्मत हौसला देते, फिर समझाते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम कातिल तक पहुंच सकें। तो जब पुलिस वाले थोड़ा सा हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, साथ ही ये पूछते हैं कि क्या किसी को जानती थी या फिर कोई प्रेमी तो नहीं है। तो जब ये तमाम चीज़ें पूछी गई तो फिर पिता ने बताया कि हाँ, मेरी लड़की एक लड़के से बात करती थी जिसका नाम था रमेश, और जहाँ तक मेरी जानकारी है रमेश इसी बिहार का रहने वाला है। अब एक नाम जब निकल के सामने आया तब पुलिस वाले उस लड़की के हाथ को भी देखते हैं, तो उस पर एक टैटू बना था, और जब रमेश नाम निकल के सामने आया तो पता चला कि हाँ, रमेश जैसा कुछ जिक्र उस टैटू पे तो था। अब पुलिस वाले अपने जांच पड़ताल का दायरा रमेश के इर्द गिर्द घुमाते हैं, रमेश की तलाश शुरू करते हैं। लेकिन अब रमेश मिलेगा कैसे? एक नाम है, ना कोई जानकारी है, ना कुछ और है, ना कोई तस्वीर है। इतना बड़ा बिहार है, बिहार में कहाँ है? और जाहिर सी बात, उसने कत्ल किया है तो वो चुपचाप बैठा नहीं होगा, कहीं फरार होगा, तो फिर खोजें कैसे? तो फिर पुलिस वाले परिवार वालों से इस लड़की का नाम और नंबर पूछते हैं। पता चलता है कि लड़की का नाम सोनी है, और इसका नंबर जो है वो परिवार वाले देते हैं। उसके बाद नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, और उस कॉल डिटेल में रमेश का फाइनली नंबर मिलता है। अब रमेश का नंबर मिल चुका था, उसको सर्कुलेट किया जाता है, उसके बाद फिर उसको ट्रैक किया जाता है, और फाइनली 10-15 दिन बाद रमेश जो है वो गिरफ्तार होता है। अभी ये कल की बात है। रमेश जब गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होने के बाद उससे जब पूछा जाता है कि क्या तुम सोनी को जानते हो, तो शुरुआत में तो हर कातिल की तरह इसने भी इधर उधर की कहानी सुनाई, बातें घुमाई। लेकिन बिहार की पुलिस अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती, फ़ौरन पुलिस वाले शक्ति अपनाते हैं। उसके बाद जो रमेश था वो तोते की तरह बोलना शुरू करता है, और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 3 साल पहले। दरअसल 3 साल पहले जो रमेश है ये भी इसी उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। दोनों अगल बगल गांव के रहने वाले। नए नए जवानी के दहलीज पे चाहे सोनी हो चाहे रमेश हो, दोनों ने कदम रखा था। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। प्यार जब आगे बढ़ता है तो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। जो सोनी है वो ज़्यादा सीरियस हो जाती है, रमेश से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इधर जो रमेश है वो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, अलग अलग जगहों पे वो ड्राइवरी किया करता था। तो रमेश ने उससे कहा कि अभी मेरे पास उतना टाइम या फिर उतना पैसा नहीं है, थोड़ा सा मोहलत दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सोनी कहती है कि ठीक है। ये तमाम चीज़ें चलती रही, लेकिन रमेश अलग अलग जगहों पर ट्रक लेके जब जाने लगता है तो ऐसे बिहार में उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वो भी बेहद खूबसूरत थी। तो जब बिहार में उसकी गर्लफ्रेंड बनती है तो फिर उसके प्यार में पड़ जाता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं इस लड़की से शादी करूं। लेकिन इधर जो सोनी थी लगातार प्रेशर बना रही थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। लिहाजा अब एक तरह से सोनी अब रमेश के लिए सरदर्द बन चुकी थी। लगातार वो फ़ोन करती, ये मना करता कि फ़ोन ना करो, तो कहने लगती कि तुमसे बात नहीं करूँगी तो मैं मर जाऊँगी। तब इन्हें लगा कि अब तो फंस गए हैं। रमेश फिर अपने भाई का सहारा लेता है और एक प्लान बनता है, और इस प्लान के तहत सोनी को फ़ोन करके कहा जाता है कि मैं बिहार में हूँ और तुम भागो अपना घर छोड़ के। अब सोनी एक तरह से प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी, और कहना सही तो नहीं है लेकिन हाँ, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। सोनी के जो फादर हैं पिछले 15 सालों से बिस्तर पे हैं। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद वो पैरालाइज हो गए और उठ बैठ नहीं सकते। तो अपने उस बाप की मजबूरी ना समझते हुए ये घर से बाजार के लिए निकलती है और वहीं से फरार हो जाती है। परिवार वाले खोजने की कोशिश करते हैं, मिलती नहीं। लोक लाज के डर से उन्होंने कहीं कंप्लेन दिखाई नहीं, शांत हो जाते हैं बेचारे। इधर सोनी भाग के बिहार पहुंचती है। बिहार उसे रमेश मिलता है, रमेश उसका एक दोस्त और 3 अलग लोग। ये तमाम लोग मिलकर सोनी को पहले गाड़ी में बैठाते हैं। बैठाने के बाद इधर उधर घुमाते रहते हैं। घुमाने के दौरान सोनी को काफ़ी समझाते हैं कि देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी और से बात करता हूँ। लेकिन जो सोनी थी वो जिद पे अड़ जाती है, कहती कि नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगी और अगर तुम पीछे हटोगे तो ऐसे हाल में फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन दर्ज करवा दूँ कि तुमने मेरा शोषण किया है। अब एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर जब कंप्लेन और पुलिस ये तमाम धमकियाँ सुनता है, उसे लगता है कि यार ये तो मामला फंस गया, शादी मैं इससे करूँगा नहीं और ये पीछा ऐसे छोड़ेगी नहीं। तो फिर अब एक काम करते हैं, इसको निपटा ही देते हैं।
इसके बाद ये तमाम लोग उस बच्ची को, उस लड़की को लेके घूमते हैं। घूमने के बाद एक सुनसान जगह पे जाते हैं। जाने के बाद पहले तो उसको मारते पीटते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रमेश के अंदर भी एक खुन्नस भर गई थी कि अब ये मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे टेंशन दे रही है, मुझे उलझा के रखी हुई है। तो पहले तो उसको मारते पीटते हैं और काफ़ी देर तक मारपीट करने के बाद फिर गन निकालते हैं। निकालने के बाद एक कट्टा था उनके पास, बेसिकली देसी कट्टा। उस कट्टे को खोपड़ी पे और चेहरे पे सटा के गोली मार देते हैं ताकि चेहरा भी ख़राब हो जाए और मर भी जाए। अब लड़की मर चुकी थी, लेकिन सवाल यही था कि लाश का क्या करें। तो फिर ये ट्रक लेके निकलते हैं। निकलने के बाद ये पहुंच जाते हैं गोपालगंज। और गोपालगंज में मोहम्मदपुर थाने में एक गांव है, सहेलपुर गांव। रात का वक्त था, हल्की फुल्की ठंडी पड़ भी रही अभी। तो सहेलपुर गांव में एक गेहूं के खेत में उस लाश को फेंकते हैं। ना ही उसके पास मोबाइल फ़ोन छोड़ते हैं, ना ही कोई और चीज़ छोड़ते हैं। लेकिन उस जल्दबाजी में इन्होंने शायद उस स्मार्ट वॉच को देखा नहीं और इतना दिमाग काम किया भी नहीं कि स्मार्ट वॉच से भी लड़की की पहचान हो जाएगी। क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि जिस हिसाब से हमने लाश ख़राब कर दी है और उतनी दूर की लड़की यहाँ हम फेंक रहे हैं, कौन किसको गर्ज पड़ी है, मामला गायब हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाले, जो ऐसा मैंने शुरू में कहा कि अगर अपने पे आ जाएँ तो चाहे कातिल हो चाहे कोई अपराधी हो, 7 समुंदर के अंदर छुपा हुआ तो उसको खोद के निकालते हैं। लेकिन शर्त तो वही है कि अगर वो अपने पे आ जाए तो जब ये लाश मिली उसके बाद फिर आसपास के लोगों ने देखा, पुलिस को इत्तला किया। उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें हुई। अब ये पूरी कहानी जब रमेश और उसका भाई सुना रहा था तो फिर सवाल यही था कि बाकी लोग कहाँ हैं। तो फिर इनसे जब उनके बारे में पूछा गया तो इन्होंने उनके बारे में बताया। अभी फ़िलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। पुलिस वालों का कहना है कि जल्द ही ये तलाश पूरी होगी, बाकी लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन देखते हैं कितना वक्त लगता है। तो जैसा एक अजीब सी चीज़ें हो गई हैं कि लोग घर वालों से बगावत करते हैं बाहर वालों को खुश करने के लिए, और फिर उनका अंत बड़ा खौफनाक होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।